नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबेल। लोकसभा चुनाव 2024 राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस रणनीति में पिछड़ों पर खासा जोर है। कोई भी इस दल में इस वर्ग की अनदेखी नहीं कर पा रहा है। दरअसल बीजेपी लगातार दलितों को रिझाने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए पॉलिटिक्स लेकर आए हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वहीं कांग्रेस अपने तरीके से दलितों को अपना बनाने के लिए जन मुहिम छेड़ चुकी है। आज हम समझेंगे कि पिछड़े वर्ग पर क्यों सियासतदान मेहरबान है। क्या पिछड़ों की राजनीति करके बीजेपी 80 लोकसभा सीटों का टारगेट यूपी में पूरा कर सकती है? क्या सपा अपना सिमटता हुआ जनाधार बढ़ा सकती है? और क्या पिछड़ों की राजनीति कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगी? इस रिपोर्ट को देखें। पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और सपा को दलित विरोधी करार दिया, तो पिछड़ों पर हो रही सियासत एक बार फिर उभर कर सामने आई। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए पॉलिटिक्स लेकर आए हैं। पीडीए पॉलिटिक्स में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक शामिल है। यूपी का 22% दलित समाज 2 हिस्सों में बटा है। एक जाटव, जिनकी आबादी करीब 12% है, और दूसरा 10% गैर जाटव दलित है। बसपा अपने वोट बैंक को जोड़े रखने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन गैर जाटव पूरी तरह से खिसक चुका है और अब जाटव वोटों में भी सेंधमारी शुरू हो गई है। बीजेपी गैर जाटव वोटों को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक सफल हो चुकी है और अब उसकी नजर जाटव वोटों पर भी है। केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए दलित समुदाय के बीच बीजेपी ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, संघ सामाजिक समरसता के जरिए दलित समुदाय के विश्वास को जीतने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए गांव-गांव अभियान भी चलाया जा रहा है। दलितों को रिझाने के लिए लगातार उनके हितों की योजनाएं चलाने वाली मोदी सरकार ने अहम पदों पर दलितों को तवज्जो भी दी। इसका नतीजा ये रहा कि 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति की 17 आरक्षित सीटों पर बसपा सहित दूसरे दलों की पकड़ ढीली होती जा रही है। भाजपा की पूरी शिद्दत से दलित वोटरों में गहरी सेंध लगाने की कोशिशों का नतीजा रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा एक भी सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज नहीं करा सकी। भाजपा के मिशन 80 के विजय रथ को थामने के लिए समाजवादी पार्टी का अब की बार पीडीए या पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर पूरा भरोसा है। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से भले ही 17 ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर 25% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। इनमें वो सीटें भी हैं जो आरक्षित नहीं है, लेकिन उन पर जीत की चाबी दलितों के हाथ में है। हाल के कुछ वर्षों में दलितों का उत्तर प्रदेश में बीएसपी से मोहभंग होता दिखाई दिया। गैर जाटव दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में गैर जाटव वोट बीजेपी के पाले में खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ स्थिर नहीं रहता। इस वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नजर है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी 17 दलित सीटों को जीतने में सफल रही थी। वहीं 2019 के चुनाव में उसे 15 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि 2 सीटें बसपा की झोली में गई थी। आज जब पिछड़ों में सपा अपना जनाधिकार बढ़ा रही है और कांग्रेस भी फैलाव के मोड में है, तो बीजेपी का पिछड़ों पर दांव कितना रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए लोकतंत्र में समझने की कोशिश करेंगे कि इन 80 लोकसभा सीटों पर दलितों की क्या भूमिकाएं हैं, किन किन सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं,
स्किन का खेल बना सकते हैं। इन तमाम पहलू को आज हम समझेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ नीता वाजपेयी जी जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी की नेता हैं, आपका स्वागत है नीता जी। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, सुधा जी बहुत स्वागत है आपका। और पूजा मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। नीता जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, अगर योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी ने दलितों का सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं उनको पीछे की तरफ धकेला है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि पिछड़ों को आगे बढ़ाने में समाजवादी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है? अगर आज ये पीडीए का नारा दे रहे हैं तो फिर एक बार अगर पीडीए इनको समर्थन करता है तो ठगा सा महसूस करेंगे, क्यों? नीता जी। चलिए, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। नीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। पूजा जी, आपका रुख मैं कर लेती हूँ। देखिए, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो पिछड़े हैं समाजवादी पार्टी ने उनका कभी भी कल्याण नहीं किया। सीधे ये गंभीर आरोप लगाए हैं, समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी करार दिया है योगी आदित्यनाथ ने। कैसे देखते हैं इसे? ये उनकी घबराहट है। आप अगर भाजपा का उठा के देख लेंगे इतिहास, तो इससे पहले जो है इनको कभी ना दलित की चिंता रही है, ना पिछड़ों की चिंता रही है। रोहित वेमुला को ना हम भूले हैं और ना ही जो है भारतवर्ष भूला है। ऐसे ना जाने कितने जो है घटनाएं घटी हैं। अभी एक प्रोफेसर को जो है वो पकौड़े चल रही है, दिल्ली की प्रोफेसर, ये कहाँ साथ दे रहे हैं? ये सिर्फ इनका डर बोल रहा है। अब इनको ये पता चल गया है कि अगर हम जो है नहीं बोलेंगे इनके पक्ष में तो ये हमें निकाल के बाहर फेंक देंगे, ये हमें जो है सरकार में नहीं आने देंगे। ये कब दलित पिछड़ों का भला करना चाहते थे? अगर ये भला करना चाहते होते, लगता है वोट का इस्तेमाल ये जो है दलित पिछड़ों का भला करने में लगा देते, ये अपनी तरक्की में ना लगाते। ये तो अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। इसका ये घबराहट है, ये खौफ है, ये जनता का खौफ है कि जो है अगर हम इनके लिए वर्क नहीं करेंगे, किया तो है नहीं, अब तो यही बोल सकते हैं ना कि पिछली सरकार ने नहीं किया। अरे आप तो थे, आप 5 साल से वो क्यों नहीं गिना दे रहे हो कि हमने क्या कर दिया? अभी आप जो है फिर 22 में आए हो, आप वही गिना देते हैं हमने क्या कर दिया, वो आपने किया है नहीं। तो आप यही कहोगे कि नहीं पिछली सरकार ने नहीं किया। आप जो है आप किस मुंह से बात करते हो? आपने जो है सरदार पटेल जी के तो आपने क्या किया वो तो बताएंगे ना। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में दलितों का कैसे उत्थान किया? क्या ऐसा कार्य किया कि दलित आपको ही वोट दें? समाजवादी पार्टी जो है कन्या विद्या धन दिया करती थी, लोग ग्राम जो है आवास योजना चलाई थी, जो कि जो है पिछड़ों के लिए थी। और मतलब सभी जो पिछड़े हमारे, आप लोग पिछड़ों का डेफिनेशन गलत हो रखा हुआ। पिछड़े कौन है? पिछड़े वो है जिनको उन्नति करने को नहीं मिला गया हुआ है। उसको आप ऐसे कहा से जोड़ते कि इस समाज से आ रहे हैं, उस समाज से आ रहे हैं, जिनको तरक्की करने का मौका नहीं मिला है, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करने के लिए आई है, उनको उत्थान पे लेके आने के लिए की हुई है। तो समाजवादी पार्टी की जो, चाहे वो कन्या विद्या धन रहे हो, चाहे वो लोहिया ग्राम योजना रही हो, चाहे जो है लोहिया बस योजना रही हो, पिछड़े और दलितों के लिए चलाई थी क्या? नहीं, मैंने फिर कहा कि आप लोगों ने डेफिनेशन गलत कर रखा हुआ है कि जो है जिनको जरूरत है उनको उत्थान के लिए। पूजा जी, मैंने थोड़ी कर दिया। अगर आप लोग पीडीए का नारा दे रहे हैं तो ये कौन अलग करने की कोशिश कर रहा है? या तो उत्तर प्रदेश की आवाम की बात करिए, जनता की बात करिए, फिर पीडीए की बात क्यों की जाती है? और पीडीए की बात की जाती है और हम इसके बारे में सवाल पूछते तो आप कह रहे हैं उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, बताइए? नहीं, मैं आप पीडीए की बात पे तो मैं बार बार कह रही हूँ कि पिछड़ा कौन होता है? कौन होता है बताइए? वो है जो आगे नहीं बढ़ पाया, जिसको अवसर नहीं मिला है। इक्वालिटी का डिफरेंस आप जानते होंगे। इक्वालिटी वो होती है कि भाई अगर हम आपको एक चीज दे रहे हैं, आपको एक रोटी दे रहे हैं तो दूसरे इंसान को भी एक रोटी दे रहे हैं। पर प्रॉब्लम वहां पे है कि अगर भूख जो है, इक्विटी क्या हो गई कि भूख अगर आपको एक रोटी की है और दूसरे इंसान को 4 रोटी की है, तो उसको 4 रोटी दी जाए जिसको जितने की भूख है या फिर जितने की नीड है। कहने का मतलब ये है। तो तमाम योजनाएं चलाई तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चलाई ना। खास तौर पे दलितों का क्या ख्याल आपने रखा? उसमें तो आपने क्या चलाया उसकी तो आप नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, मैं नीता जी का रुख कर लेती हूँ। नीता जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? तो कह रहे इतनी योजनाएं हमने चलाई उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, जनता के लिए, आप लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अपमान किया है दलितों का, दलितों की कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको और पीछे धकेला है? क्यों आपको ऐसा लगता है? अगर इन्होंने दलितों के लिए कुछ किया होता तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आज हमें पैनल पे बैठ के या किसी भी पैनल पे बैठ के किसी भी पैनल पे बैठ के हमें उस
टॉपिक को लेकर डिस्कस नहीं करना पड़ता। हाँ। हमें ना किसी मुद्दा उठता, ना किसी को उसके पक्ष में जाना पड़ता, ना उनके लिए योजनाएं चलानी पड़ती, ना उन्हें पिछड़ा कहना पड़ता। हाँ, ये हाँ। शब्द भी नहीं हम यूज कर पाते अगर इन लोगों ने उनके लिए कुछ भी काम किया होता। आज यही लोग जिम्मेदार हैं कि हम उन्हें पिछड़ा कह रहे हैं। ये शब्द उनके लिए उपयोग में ही नहीं होता अगर इन लोगों ने काम किया होता तो। सबसे बड़ा इन्होंने सरकार की शब्द बना रखा है पिछड़ा, क्योंकि केवल वोट बांटने के लिए केंद्र में सरकार है, और फिर कोई काम नहीं करना, उनको ऐसे छोड़ देना, फिर आपकी सरकार है, जरूरत पड़ती है आप ही है, कितना आगे लेके चले जो भी कर रही है सरकार को कह रही है हुआ है, देखती है आपको बोलने की जरूरत पड़ रही है, आपको क्यों बदलाव खेलने की जरूरत पड़ रही है? अपने गाँव में खेला था और अभी आप कह रहे हो पिछड़ा कहने की जरूरत है, धर्म होता है या लिंग होता है, तो आपने क्या कर दिया 10 साल में? और वर्तमान में भी आप सब लगे हुए हैं। ऐसे नहीं ना, किसी की आवाज नहीं आ पाती। एक एक करके बात रखिए, पहले नीता जी रख लेती हैं, फिर मैं पूजा जी आपका रुख करती हूँ। वो किसी भी समाज के उत्थान के लिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उस समाज के लिए कार्य नहीं किया गया हो, और उत्थान तभी होता है जब उस समाज के लिए कार्य किया गया हो। अगर पिछड़ी जाति, अगर हम आज यूज कर रहे हैं ये वर्ड, तो इससे सबसे बड़ा कारक ये है कि इन्होंने काम नहीं किया है। अगर काम करे होते तो ये बताइए ना, 2014 से तो आपकी भी सरकार है, नहीं पड़ती, उनको फ्री नहीं देना पड़ता। ये बताइए 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है और 2017 से यूपी में आपकी सरकार है। आपने पिछड़ों के लिए क्या किया कि आज जो पिछड़े हैं आज भी पिछड़े ही हैं? बिल्कुल, आप अगर उठा के देख ले रिकॉर्ड, तो उनके में मतलब उत्साह पूर्वक वृद्धि हुई है हर क्षेत्र में। हमने कभी स्पेशल कोई भी बताइए ना, किस चीज में वृद्धि हुई है, बताइए, थोड़ा डिटेल दीजिए हमें। एजुकेशन, आप एजुकेशन ले लीजिए, एजुकेशन के क्षेत्र में ले लीजिए। खास तौर पे पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए क्या किया आपने? क्या किया अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए? और खास तौर पे दलितों पर फोकस करिए आप। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए हमने गैस सिलेंडर फ्री किया है अभी आने वाले टाइम होली में, ठीक है? उसमें हमने सिर्फ दलितों के लिए किया क्या? नहीं, सबके लिए किया। यही तो शब्द यही है नेहा जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम सबके लिए करेंगे, पर्टिकुलर उनके लिए भी करेंगे जो अगर हमारे पास क्षमता है कि मैं खरीद लूंगी, तो मेरा ये भाजपा के अकॉर्डिंग मेरा ये है कि मैं उसको खरीद के यूज करूंगी, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको फ्री दी जाएगी। वो पिछड़ा वर्ग क्यों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पिछड़ा का मतलब जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको पिछड़ा माना जाना चाहिए। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो हमारे समाज में उनका स्थान है, वो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है वही पिछड़ा है। तो उनको अगर सुविधाएं दी जा रही हैं तो उनको आगे लाने के लिए दी जा रही है। नहीं, वही चीज है ना, जो आर्थिक तौर पे पिछड़ा है तो वो क्यों पिछड़ा है, इस बात को भी समझना होगा ना। और फिर इन्होंने काम नहीं किया, हम धीरे धीरे उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं के थ्रू, स्पेशली उनको पिंच करके नहीं। आप ये बताइए, जो प्राथमिक विद्यालय में यूनिफॉर्म देना, आपकी गवर्नमेंट आने के बाद आप एजुकेशन के जब बात में आप बताइए, जब जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बच्चों को यूनिफॉर्म वो सारे के सारे जो है उनको दिया जाता है। आपकी सरकार आने के बाद में क्या हुआ है कि आप जो है ऐसा करो कि हम पारदर्शिता करेंगे, पेरेंट्स अकाउंट में भेजकर आप देख लीजिए, स्कूल जाके पेरेंट्स जो पैसे खर्चे कर देते बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता है। ठीक है सांत्वना जी, ठीक है, ऐसे नहीं एक एक करके बात करेंगे। सांत्वना जी, यूपी का 22% दलित समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जाटव की आबादी और दूसरी, क्योंकि उनकी 12% आबादी है, और दूसरा है गैर जाटव दलित। पिछली बार हमने देखा कि कई बार से ऐसा, चाहे यूपी की विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, या अब जो 19 का लोकसभा चुनाव हुआ उसकी बात करें, गैर जाटव जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया, एनडीए की तरफ चला गया। ऐसे में क्या लगता है कि जो कोशिशें चारों तरफ से हो रही है दलितों को साधने की, वो कोशिशें पूरी होती हुई दिखाई देगी बाकी पार्टियों की? नेहा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो पहले ये बताना चाहूंगी कि जो भाजपा की सरकार की नीति है वो राम राज्य की नीति है। मतलब यहाँ पे सबको समान अधिकार दिया जाता है। जैसा आप कह रहे हैं कि जाटो गैर जाटो वोट्स, तो मैं तो ये मानती हूँ कि सबका वोट भाजपा की तरफ आया है, इसलिए भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार बनेगी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक जाति की वजह से उनका वोट इधर आया है, क्योंकि विकास सभी जातियों का हो रहा है, सभी वर्गों का हो रहा है, इसलिए सभी जाति सभी वर्ग भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
मैं एक बात और कहना चाहूंगी। आप इसके पहले पूछ रहे थे कि दलितों के लिए क्या स्कीम चलाएगी। मैं उस पर मेरे पास एक लिस्ट है, मैं वो पढ़ना चाहूंगी कि समाजवादी पेंशन योजना है, शादी एवं बीमारी हेतु अनुदान दिया जाता है दलितों को, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, और दलित और पिछड़ा वर्ग और खासकर इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पेशल योजनाएं हैं जिसमें दसमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत किए जाने की केंद्र पूर्व निर्धारित योजनाएं हैं। प्राविधिक शिक्षा संविधान सुविधाएं, कहने की मतलब है कि ये लंबी लिस्ट है। ऐसा नहीं है, चूंकि अब किसी कारणवश नहीं बता पा रहे थे हमारी प्रवक्ता, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर वर्ग का विकास हो रहा है और हर वर्ग का वोट भाजपा को मिल रहा है और मिलेगा। ठीक है, हर वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि जनता आखिर किसको चुनती है। लेकिन पूजा जी, क्या लगता है कि क्योंकि ये यूपी का 22% दलित समाज जाहिर तौर पे दो हिस्सों में बटा हुआ, जिसका जिक्र मैं कर रही थी, एक जाटव एक गैर जाटव। गैर जाटव तो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गया, लेकिन अब पीडीए का फॉर्मूला कैसे रंग लाएगा? आपने जो है, जब अब ये राजनीतिक विश्लेषण है, मैं थोड़ा सा जो माफी चाहूंगी कि राजनीतिक विश्लेषण जो आप कह रहे थे वो आप बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं। जस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करके बात करिए, बीच में बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? राजनीतिक विश्लेषक उसी की तरह बात करते हैं जो कि सही होता है। आपको क्या लगता है इससे सही की डेफिनेशन नहीं बदल जाती है? बताई थी, आपने ध्यान दिया होगा नेहा जी, तो वो पहला योजना जो समाजवादी पार्टी की योजना थी, ठीक है? और बाकी जो योजनाएं हैं उनमें कई सारे नाम बदले गए हुए हैं। अगर आप जो है उनको सर्च करोगे तो आपको पता चले कि नाम बदले गए हुए हैं। और ये बात सर्व समाज का जो वोट मिल रहा है, मैं हो सकता है कि जनता का जनादेश था 2014 में, अब आपको लेके आए, फिर आपने कोई उत्थान नहीं किया, फिर आपने जो है इस्तेमाल किया मनी का। वो जो यूजी नहीं जो है आपको जो है सीबीआई डांट रहे हैं एसबीआई को। आप सोचिए कि बीजेपी को बचाने के लिए एसबीआई डांट सुन रहा है। और अगर आप अभी इलेक्टोरल बोर्ड उठा के देख लीजिए, उसमें जो है 60% ऐसे हैं जब ईडी और सीबीआई की जब उनके वहां पे छापे पड़े उसके बाद उन्होंने लिया हुआ है। और आपको भी दिख रहा है पूरे आंकड़े की 90% इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भाजपा ने भजाया हुआ है या भाजपा के पास आया हुआ, जो मनी आई हुई है। उसके बाद में फिर अभी आप दलित को क्यों याद कर रहे हो? क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया हुआ है। आपको काउंट करना हो तो आप काउंट नहीं कर सकते हो। ये सारी पुरानी योजनाएं थी जिसको आप बंद नहीं कर सकते। अगर आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हो तो आप बिल्कुल तथ्य पे जाके देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ, मैं अभी भी पीएचडी कर रही हूँ मैं वहाँ से। तो वहाँ पे क्या है, पहले आप ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो तमाम काम किया, हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि दलितों की पहली चॉइस समाजवादी पार्टी नहीं है और अब तो बसपा भी नहीं है। आपको जो है अभी जो 2024 का चुनाव होगा और हम ज्यादा कहते हैं कि ईवीएम में जो है दिक्कत है। मैं हमेशा से कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, और आप जैसे पत्रकार लोगों ने दिखाया हुआ है अभी अगर ये बात अगर आप ये कह रही हैं तो फिर चुनाव लड़ने का क्या ही फायदा, ये बताइए ना। अगर पूरा अभी से ही आप पूरा, ये तो पहले चुनाव लड़ाई लड़ने से पहले ही हथियार डालने वाली बात होगी ना। नहीं, हथियार नहीं डाल रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि अगेंस्ट जो गलत है उसके अगेंस्ट बोलेंगे भी नहीं। हम बोलेंगे नहीं तो चर्चा कौन करेगा, उठाएगा नहीं। अब दोषी बोल रहे हैं फिर भी चर्चा को दबाए जा रहे हैं या फिर हटाई जा रही है। आपको लगता है ईवीएम में दिक्कत है तो जाइए ना, इसके अगेंस्ट जाइए, अदालत जाइए। जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। कब जाएंगे? जिस तरीके से जब चुनाव आयोग की तरफ से बुलाया गया था कि आइए बताइए कैसे इसमें ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, तब तो आप लोग नहीं पहुंचते वहाँ पर। संगठन के होते वर्क कर रहे होते, ये सारे जब जो शीर्ष नेतृत्व के डिसीजन आएंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको यूं ही ये कह के कि देखिए ईवीएम पे ठीकरा फोड़ के आप अपनी जिम्मेदारियों से तिश्रे नहीं कर सकते। इस पे जवाब देना होगा कि दलितों के लिए किसने क्या किया, दलित आपको क्यों चुने, क्यों समाजवादी पार्टी को वोट दें। नेहा जी, मैं बोलना चाहूंगी, इनके पास कोई जवाब नहीं है तो ये दूसरों पे आरोप लगा देते हैं। अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रही थी, कम से कम बीजेपी का इनको शुक्रिया करना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से आज इनको चंदे पे बात करने की वजह तो मिली, नहीं तो पहले तो पता ही नहीं चलता था कौन सी पार्टी कितना पैसा खा गई। कम से कम 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से पता तो चलने लगा किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। लेकिन वो चंदा कहाँ से आता है ये भी तो पता चलना चाहिए ना।
बिल्कुल पता चलेगा। कब पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। SBI को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो डाटा आ जाएगा। देखिए, ये सब टेक्निकल काम एक दिन में नहीं संभव होते हैं। एक दिन में कोई भी चीज संभव नहीं कि आप बोले कि बस ये कौर खा लो और पचा लो। सीबीआई को नहीं पता है, आपको पता है। सीबीआई को नहीं पता है कि एक दिन में नहीं होता, पर आपको पता है एक दिन में नहीं होता है। मतलब डिफेंड करने का भी कोई लॉजिक ही देख लीजिए, सीबीआई पे आप क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है, देखिए कमल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कमल ठाकुर जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका। दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश चौतरफा हो रही है। कांग्रेस पार्टी की कोशिशें किस कदर जारी है? कैसे आम जनता से, दलितों से संवाद कर रहे हैं आप? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, देश के आजादी से पहले और देश आजाद होने के बाद दलितों के प्रति जितना वफादार रही है, हमको नहीं लगता है कि आज के जितने भी दल होंगे वो दलितों के प्रति उतना वफादार होंगे। आज से नहीं, ये आरक्षण का भी जो लाभ है दलितों को जो मिल रहा है, ये कांग्रेस का देन है। जो भी आज आप देख रहे हैं दलित का जो पिछड़ा आयोग, दलित आयोग जो बना हुआ है, ये आज नहीं बना है। ये उनके उत्थान के लिए वर्षों पहले बना दिया गया था। लेकिन 75 सालों बाद भी उत्थान नहीं हो पाया, तो ये तो सवाल खड़े करता है ना। अभी नीता जी भी इस बात को कह रही थी कि सबसे ज्यादा शासन तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा शासन करने के बाद भी पिछड़े आज भी पिछड़े हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ऐसा है ना कि पिछड़े जो हैं उनको मुख्य धारा में लाने का जो काम किया कांग्रेस ने, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आप अभी के समय में 10 वर्षों के कार्यकाल में पिछड़ों की जो हालात है, उसको आप आकलन करा लीजिए। पिछड़ों के लोग आजकल भोज भात में, अभी एक वीडियो वायरल भी हुआ कि बीजेपी के भोज भात में एक पिछड़ा को, दलित को भगा दिया गया वहां से। तो ये लोग ढोंग करते हैं, ये लोग ढोंगी लोग हैं। ये पिछड़ों के रहनुमा नहीं है। पिछड़ों के रहनुमा आप समझ लीजिए कि गांधी जी के समय से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी पिछड़ों के साथ खड़ी है, और आगे भी उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसके कार्य में हमेशा तत्पर रहेगी। नहीं तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य की योजनाओं के जरिए हम दलित समुदाय को हमने साधा, या फिर हम लोगों की तरफ आकर्षित हुआ है दलित समुदाय। और इतना ही नहीं, बल्कि संघ सामाजिक समरसता के जरिए दलित समुदाय के अंदर विश्वास जगाने की भी कोशिश करता आ रहा है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। आप इसको समझिए मैडम कि एक दलित राष्ट्रपति को राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया नहीं गया। ये लोग दलित का हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। ये लोग दिखावा करते हैं। तो आपने तो उसका विरोध भी तो किया था, आपने समर्थन किया था क्या? एक आदिवासी राष्ट्रपति के लिए जब आगे बढ़ाया गया था उनका नाम, तो आपने समर्थन किया था क्या? नहीं किया था ना? ऐसा है ना कि इलेक्टोरल जब इलेक्शन की बात आती है, तो आप समझिए मीरा कुमार को तो हमने पहले चुनाव में दलित के तौर पर खड़ा किया था, और उनके अगेंस्ट में रामनाथ कोविंद को इन्होंने खड़ा कर दिया। उस दिन कहा इनकी दलित प्रेम था। क्या मीरा कुमार दलित है कि नहीं है? विरोध क्यों कर रहे हैं? और बाद में बहुत ये लोग ढोंग करने वाले लोग हैं, ये ढोंग करते रहेंगे। मीरा कुमार नहीं है, पहले तो ये बात कह दूं। दूसरी बात ये कि राम मंदिर के उद्घाटन में जब विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय के लोग उपस्थित थे, तो उनको क्यों नहीं बुलाया जाएगा? इसका कोई औचित्य ही नहीं है। और तीसरी बात, उनको बुलाया गया था, ये जानकारी सार्वजनिक है, और वो नहीं आ पाए, इसके लिए उन्होंने कहा भी है। ये सार्वजनिक किया गया था कि आप गलत बातों को पकड़कर उस पे अफवाह फैलाइए और ये करिए, ये सही बात नहीं है। अरे नेशनल चैनल पर जितना झूठ बोलना बोल लीजिए, कोई रोकने वाला तो आपको है नहीं। लेकिन आप कहीं भी दिखा दीजिए रामनाथ कोविंद को बुलाया गया था क्या? जितना झूठ बोलना है वो आप मजे से बोलते जा रहे हैं। कोई आपके पास वेरिफिकेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आप रामनाथ कोविंद को बुलाए थे, इसका साक्ष्य बता सकती हैं? कमल जी, अभी आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। कोविंद जी हम भी वही बात बोल रहे हैं। थे, अब उन्होंने बुलाया। अरे हम भी यही बात बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वो दलित थे। महोदया को बुलाया गया था। अरे वो दलित थे। ये कैसे तय होगा? नहीं बुलाया गया। देखिए, ये तो कहा जा रहा है ना कि अगर कांग्रेस पार्टी ने भला किया होता तो आज तक जो पिछड़े हैं वो पिछड़े नहीं रहते। नहीं, ऐसा नहीं है।
पिछड़ों का भला हुआ है इस देश में। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि देश में, जिस देश में पिछड़ों को और दलित को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा सकता था, उसका अधिकार मिला है। पिछड़ों को एक वोट अगड़े का भी। नहीं तो ये कैसे तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ों का भला नहीं चाहती? अरे पिछड़ों का भला तो सामने है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो रामनाथ कोविंद को बुलाया ही नहीं गया। अब इससे ज्यादा आप किसी दलित का बेइज्जती और क्या कर सकते हैं? पूर्व राष्ट्रपति और अरे मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिर आप भी अपना करेक्ट कर लीजिए। जिस दिन शिलान्यास हुआ था रामनाथ कोविंद इस देश के राष्ट्रपति थे। शिलान्यास की बात नहीं कर रही मैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रही हूँ। प्राण प्रतिष्ठा में द्रौपदी मुर्मू को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। ये लोग दलित प्रेम केवल ये लोग का दिखावा है। तो और दिखावे से दलित इनके तरफ नहीं होने वाले हैं। ये लोग चुनावी बॉन्ड ला रहे हैं दलित प्रेम का। राष्ट्रपति बनाने की सिफारिश किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने? देखिए ऐसा है ना, जब पार्टियां रहती हैं तो चुनाव में सारे लोग अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। हाँ। तो उस समय विपक्ष में जो लोग थे उन लोग एक मत होके एक आदमी तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। अरे तो हम तो कहते हैं कि आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है। रामनाथ कोविंद के समय में मीरा कुमार थी ना चुनाव में, क्यों नहीं बीजेपी के लोग उसको समर्थन कर दिए? ये लोग, हम बार बार कहेंगे कि ये लोग चुनावी जुमलेबाज हैं और चुनाव आएगा तो इनको पिछड़ा दलित सारा चीज दिखेगा। लेकिन सर ये जो आंकड़े हैं बता रहे हैं कि अब दलितों की ये दो पार्ट में जो बटे हुए हैं, जाटव और गैर जाटवों की पहली पसंद जो है वो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी थी, है नहीं। इस बार जितने दलित और पिछड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का एक नारा है कि इस देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी निश्चित होनी है। और हम लोग पूरे देश में दलित और पिछड़ों की गिनती कराकर उनकी भागीदारी, उनकी संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी देने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन सर ये आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी 17 दलित सीटों को जीतने में सफल रही थी। 2019 के चुनाव में उसे 15 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि 2 सीटें जो है वो बसपा की झोली में चली गई थी। आप तो न 3 में न 13 में। अरे हम तो 13 में अब नहीं। हाँ। हम इस बार वहाँ के 15 में आने वाले हैं। जो 15 सीट उनकी थी ना, हाँ। वो 15, क्योंकि जुमले से देश नहीं चलता है। हाँ। और 10 वर्ष का जुमला का शासन का अंत हो चुका है। अब इनको नया नारा खोजना होगा। ये 400 पार का नारा नहीं है, 400 हार का नारा दे चुके हैं प्रधानमंत्री जी। अब देश में जुमला नहीं चलेगा। जो मन की बात करेगा उसका लोग कुछ नहीं सुनेंगे, जो जन की बात करेगा लोग उनका सुनेंगे। ठीक है नीता जी, कह रहे मन की बात की अब नहीं सुनने वाली है जनता। बिल्कुल सुनेगी। प्रधानमंत्री जी के मन की बात इसलिए सुनेगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने SC योजना जो चलाई, जिसमें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, जिसके अंदर बिजली, पानी, जितने भी आर्थिक जरूरतें होती है वो पूरी होती है। इसलिए वो प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनेंगे, आपके मन की बात नहीं सुनेंगे। जो यहाँ पैनल पे बैठे झूठ बोल रहे हैं, इनको नहीं बुलाया गया, उनको नहीं। आपको पता है कांग्रेस के एक अच्छे नेता ने कैसे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को गाली दी है? कीड़ा का है नाली का, शर्म करिए। पैनल पे आके कुछ भी बोलेंगे, हम सुनेंगे नहीं यहाँ बैठ के। आप जाके देखिए अपने नेताओं को क्या क्या बोलते हैं किसको। और पैनल पे आके राष्ट्रपति की गरिमा का इतना ख्याल है आपको, तो कैसे आपके नेता ऐसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति को? नाली का कीड़ा बोला है उन्होंने। और मन की बात इसलिए सुनेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी और सूबे के जो उत्तर प्रदेश सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, जिसमें निःशुल्क बोरिंग योजना है, गरीब व्यक्ति की पुत्रियों की शादी के अनुदान योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, अत्याचार उत्पीड़न योजना है, माता पिताओं को, वरिष्ठ नागरिकों को है उनको वृद्धाश्रम की योजना है,
राष्ट्रीय आश्रम योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, ये सारी पुरानी योजना है, इनको नाम नया दे दिया हुआ है। मैं आपकी ये तो कह रहे हैं सारी योजनाएं हमारे नाम बदल बदल के रख ली, जो हमने योजनाएं चलाई थी सारे नाम बदल के आप लोगों ने रख ली। कंफर्म कर लीजिए, आपने सारी योजनाएं बदल करके नाम रख लीजिए। काम है आप भारत कर दिया हुआ है, ये सारी पुरानी योजनाएं हैं। आपने जब उद्घाटन भी किया है वो सारी पुरानी अपना कार्य तो किया आपने। आप अपना बताइए ना, आपने ऐसा क्या किया? पुरानी योजनाएं थी, आपने उसको आगे कर दिया, उसको बंद तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर तो आप साफ साफ दिखेंगे ना कि आप विरोधी है। बंद तो आप कर नहीं सकते हैं, आपने उसका तोड़ किया हुआ है, आपने बेनिफिट जो है ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंचाया हुआ है। ये आंकड़े जो जारी दिख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे नहीं है। अच्छा करने वाले हो, कम से कम इतना हर योजना पे आप चढ़ के बैठ जाते हैं कि हमने किया। ऐसा आप गूगल कर लीजिए ना, जैसे आपने गूगल योजना है कि आप गूगल कर लीजिए योजना। कन्या विद्याधन तो हमारा योजना रहा हुआ है, आप अभी जो है टैबलेट बांट रहे हैं, हमारा तो लैपटॉप योजना रहा हुआ है। हमारा कंपेरिजन नहीं कर रहे, हमारी योजनाओं को भी आगे कर रहे हैं, तो उसको कम से कम हमारे जैसे हमने क्या बेहतर करते हैं और आप उसको नीचे चले जा रहे हैं। एनडीए क्या कर रही है? नहीं देखिए पूजा जी ठीक है नीता जी, बांटने की कोशिश नहीं करते। ठीक है पूजा जी, बांटने की कोशिश करते तो हम मुफ्त सिलेंडर नहीं देते, हम राशन नहीं देते। तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि मुफ्त में चीजें दे रहे हैं। मुफ्त का किसको चाहिए नीता जी? मुफ्त का किसको चाहिए? लोगों को क्या चाहिए? रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, एक नौकरी, पहनने के लिए कपड़ा, ये चीजें होती है ना मूलभूत सुविधाएं। क्या लोगों को मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं। नेहा जी, महिलाओं की बात करें, जैसे होली आने वाली है तो अभी इस पे एक महिलाओं के लिए बहनों के लिए गिफ्ट है भाई की तरफ से, बट ये हमने ये अच्छा ये बताइए मुझे, ठीक है नीता जी ये बताइए, होली तो हर साल आती है, हर साल ये गिफ्ट दिया जाता है क्या? कि आप समाज को विभाजित कर रहे हो अलग अलग उसमें, कि हमारे ये आप महिलाओं को सीमित कर रहे हो। ये आप मुझे बताइए ना नीता जी, हर साल होली आती है, हर साल ये गिफ्ट दिया जाता है क्या? इस बार दीपावली पे भी, हाँ दीपावली पे भी दिया गया था। नहीं क्या गिफ्ट तो देख लीजिए ना, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो होली और दीपावली दोनों बनवा दिया आपने। इससे पहले की बताइए ना 4 साल का। बिल्कुल नहीं, दीपावली के टाइम आप बताइए, दीपावली के टाइम कौन सा इलेक्शन था? होली के टाइम, अब होली के टाइम अभी इलेक्शन है, दिवाली के टाइम से ही आप माहौल बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं? बताइए। हम तो भाजपा वाले माहौल पूरे 5 साल बनाते हैं। चलिए मानते हैं ना आप माहौल बनाते हैं, एग्री करते हैं, 5 साल बनाते हैं, आपके चलिए तो आपने मान लिया। हमारे पर ब्लेम लगाते हो कि हम इलेक्शन के वोट में हमेशा। लेकिन पूजा जी देखिए, दलितों को रिझाने के लिए लगातार उनके हितों के लिए योजनाएं चलाने वाली मोदी सरकार ने, सुनिए ठीक है नीता जी, अहम पदों पर दलितों को तवज्जो भी दी है। पूजा जी, ये मोदी सरकार ने अहम पदों पर तवज्जो दी है दलितों को। नतीजा ये रहा कि 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 17 आरक्षित सीटों पर यहां पे आरक्षित की गई, और बसपा सहित दूसरे दलों की जो पकड़ है उस पर वो ढीली हुई। इस बात को तो आप मानती है ना कि पिछली बार 2 सीटें बसपा की झोली में गई, जबकि वो दलितों की सीटें 15 भारतीय जनता पार्टी ले गई, एनडीए ले गई। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, तो हम इस बात को एग्री करते हैं कि हम जो है उस पर जनता तक पहुंचा नहीं पाए। हमारा जो है अलायंस था जो है मायावती जी से उस वक्त, तो हम अलायंस को उनको समझा नहीं पाए। जनता कंफ्यूज हो गई कि उनको ये जब कहीं पे सिंबल्स नहीं मिले उनको कंफ्यूजन रहा। हम ये क्लियरिफाई नहीं कर पाए कि इधर यू विल गेट अ साइकिल सिंबल और एलिफेंट एज सिंबल। ये हमारा ड्रॉबैक रहा उस वक्त में, जिसको हम जो थोड़ी बहुत गलतियां रही उसको सीखते हुए और आगे। ऐसा नहीं कि हम उस वक्त कमजोर थे, हम अपने जो वोटर्स थे उन तक शायद ये कंफर्म नहीं कर पाए कि आपको एग्जैक्टली वहां पे आप जब ईवीएम देखोगे या फिर आप जब वोट करने जाओगे तो आपको सिंबल कौन सा दिखने वाला है, उसमें कंफ्यूजन हो गया। और इसकी वजह से जो है हमसे कुछ सीटें जो है चली गई या हमारे पास नहीं आई, और उन गलतियों से हमने सीख ली हुई और हम काम करते आ रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे महिलाएं हो। तो 2022 का चुनाव भी ये बताता है कि दलितों का जो वोट है वो एनडीए के साथ गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। चलिए 2019 में आपने सीख ली, 2022 में तो सुधार होना चाहिए ना। 2022 में भी बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो है 2022 में सुधार होना चाहिए था, पर
प्रॉब्लम ये है कि केंद्र में सरकार ऐसी थी, उसने इतनी लुभावनी चीजें दिखा दी ने। एक होता नहीं है कि ओवर द स्काई सपने इतने बड़े बड़े दिखा दिए कि 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी, तो उसमें जो है जनता हो सकता है वहम में चली गई, जनता को गुमराह हो गई कि हाँ तो अगर मतलब बीजेपी की एक अच्छे विपक्ष की गवर्नमेंट भूमिका आप नहीं अदा कर पाए, ये माने? ये नहीं मानेंगे हम। आप लड़ रहे हैं उनके लिए, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमें विपक्ष का जिम्मेदारी हम बिल्कुल विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उनके लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विपक्ष ही लड़ रहा है, पक्ष तो नहीं लड़ रहा है। पक्ष को अगर बस तो वोट का भी अधिकार ना दे, दिमाग में ही नहीं है। अगर ये चाहे तो सारा का सारा अधिकार अपने पास ही रखे और किसी को कोई अधिकार ना दे। और ये कहते योजनाएं, अगर योजनाओं का आंकड़ा उठा के देख लो, उन्होंने जीडीपी उठा रखी हुई है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट आप उठा के देख लीजिए, जो टेक्निकल जनता भी देखो, चाहूंगी आप लोग गूगल करिए कि जो है क्या है, आपको पता चलेगा। जॉब कम होने के बावजूद भी आप जीडीपी बढ़ा के दिखा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए बीएसपी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने साथ में मिलकर लड़ा था, भुआ बबुआ साथ में आए थे, लेकिन इस बार जो है वो जो स्थिति है वो अलग दिखाई दे रही है। और यूपी की जनता कह रही है कि 2 लड़के आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी है, लेकिन राजभर कहते हैं कि लड़के लड़के होते हैं, चच्चा चच्चा होते हैं। तो वहां दलितों का वोट पाने की कोशिशें उनकी तरफ से भी की जा रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, बीएसपी कमजोर हो रही है तो उसका फायदा किसको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को या फिर बाकी दलों को? नेहा जी, यहाँ पे आपके सवाल में 2-3 सवाल थे। हाँ। तो पहले तो बुआ और बबुआ की बात कर लेते हैं। तो बुआ और बबुआ किस तरह से सिमटे हैं ये पूरी दुनिया ने देखा है कि 10 और 5 सीट बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी बात अगर हम करें तो आप कह रहे थे कि अगर दलितों का वोट बसपा को नहीं मिलता है तो ये बीजेपी को जाएगा क्या? ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पे सबसे स्ट्रांग पार्टी के रूप में बीजेपी ही सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबका हित करता है। मैं बार बार कह रही हूँ ना कि बीजेपी एक पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप का हित नहीं कर रहा है, वो सबका हित कर रहा है। और जब सबका विकास, सबका हित हो रहा है तो ऑब्वियसली वोट बैंक उधर की तरफ आकर्षित होंगे। नहीं तो आपको क्यों लगता है कि 2 लड़कों की तरफ नहीं देखेगी उत्तर प्रदेश की आवाम? देखिए इन्होंने पहले क्या नए किया, लड़के इनके हैं, पास नई आपने सोच अभी है, इतने युवा चेहरे हैं दोनों। देखिए चेहरों से कुछ नहीं होता। आपने अगर पहले आपका इतिहास होता कि आपने कुछ विकास किया होता तो डेफिनेटली आपके तरफ दलित वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, सब लोग आपकी तरफ ही जाते। तो आप कभी दलित लेकर आते हैं, दलित मुद्दा उठा लेते हैं, कभी आप ब्राह्मण मुद्दा उठा लेते हैं, और आप किसी के नहीं होते एक्चुअली। आप कांग्रेस को तो कई दशकों से मौका ही नहीं मिला यूपी की सियासत में। क्यों नहीं मिला, वही तो सवाल है। देखिए वोट अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता है, वोट किसी से खींच के नहीं लाया जाता जबरदस्ती कि यार तुम मुझे वोट दो। तो जब वहां की यूपी की जनता ने वोट नहीं दिया इसलिए उनकी सरकार नहीं बनी, बात खत्म हो गई। जब सरकार नहीं बनी तो वो नहीं चाहती वहां की जनता की कांग्रेस आए। तो चाहे आप 2 लड़के ला लीजिए, 2 लड़कियां ला लीजिए, चाहे कोई भी चेहरा आप ढाल लीजिए, जब उनकी यूपी की जनता को नहीं पसंद तो नहीं पसंद। ठीक है कमल जी, यूपी की जनता को कांग्रेस नहीं पसंद क्या? कमल जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी। मैडम को ये जानकारी ही नहीं है कि दलित के साथ ये लोग क्या व्यवहार करते हैं। हाथ रस में दलित लड़की के साथ क्या व्यवहार हुआ इनको ये जग जाहिर है। ये कमल ठाकुर जी को ये इनकी मैं पहले पुराने झूठ की एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये कह रहे थे कि हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी राष्ट्रपति महोदया को कार्ड दिया जा रहा है बाकायदे। अब मैं इनसे इनकी जाति पूछूंगी, जिस जाति के मुद्दे पर ये राजनीति कर रहे हैं, तो क्या ये अब ये बरगला पाएंगे? अभी तक तो इनकी पूरी डिबेट में जब तक ये बैठे थे तब तक यही कह रहे थे कि नहीं बुलाया गया। अब चूंकि तब मेरे पास प्रूफ नहीं था, अभी मैं इनको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। आधा बात कि बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। आप लोग का आदत है कि आप एक के बाद एक क्रम से झूठ बोलते ही जा रहे हैं, आधा बात सुन के पूरा कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना। आप पूरी बात को सुनना पहले पूरा सीखिए। झूठ बकायदे जनता तक प्रसारित होगा तो उसके पहले बाद में पूरा जवाब बात को सुनना सीखिए, उसके बाद मैंने डिबेट में बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि शिलान्यास में रामनाथ कोविंद जो दलित थे उनको नहीं बुलाया गया। देखिए बुलाया गया होगा, कोई वजह होगी कि वो नहीं आ पाए। आप पुरानी बात को उकेर के, चूंकि उसका प्रूफ नहीं है जनता के सामने, आप उसको आप एक बात को पकड़ लिए। जब मैंने कहा कि राम मंदिर में
राम मंदिर के उद्घाटन में पता नहीं कितने शिलान्यास पे बोल रहे हैं, शिलान्यास पे कह रहे हैं। शिलान्यास में क्या था क्या नहीं था वो उस समय की राजनीति जाने। लेकिन अभी की राजनीति की बात हो रही है ना, जब अभी की राजनीति की बात हो रही है तो आप अभी का उदाहरण दीजिए। आप पुराना बात छोड़ने की कहते हैं, मैं कहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री नेहरू को ही कोष के शासन में रह रहे हैं। इन लोग का क्या है मैडम कि हाथ रस में क्या हुआ ये जग जाहिर है। दलित प्रेम दिखावा इन लोग का है। और रही बात चुनाव का, तो 10 साल इनके जुमले में लोग आए हैं, इनके बरगलाने में लोग वोट दिए हैं। मैं भी ये मानता हूं अब लोग इस विषय को भूल चुके हैं। वो लोग जान गए हैं कि ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, झूठ करके ही सत्ता के करीब जाते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए ये इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा तमाशा चल रहा है देश में, इतना चंदा ले लिए लोग। ठीक है नीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पूजा जी आ रही हूँ, एक सेकंड। जी, मैं कमल जी से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अभी और भी स्टेट के अभी चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आए हैं, आपको कहीं दिखा कुछ भी ऐसा जो आप झूठ परोस रहे हैं, जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता ने आपकी बात को समझा? नहीं तो कह रहे ना ईवीएम में ही गड़बड़ी है। अभी पूजा जी क्या तो रही थी कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है, फिर क्या दलित क्या ब्राह्मण क्या राजपूत क्या ठाकुर क्या सारे वोट ही आपके पास जाएंगे। नेहा जी, मैं एक बात कहूँ कि अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग अगर बीजेपी को नहीं हुई होती ज्यादा तो ये कह देते, अगर इनके पास ज्यादा फंड आया होता तो ये कह देते कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही गलत है। ये कुछ भी कह सकते हैं अपने समर्थन के लिए। इनको कुछ जानकारी नहीं है, कहाँ से जानकारी है आप ये बताइए मुझे। चलिए कमल जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको बहुत जानकारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, आप बताइए। चलिए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? अरे चोरी करने के लिए, प्रधानमंत्री के गलत चीजों को बचाने के लिए। कमल जी, आप ये जान लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो काले धंधा, काला मनी सर्कुलेट हो रहा था उसको रोक दिया जाए। इसके पहले आप लोग क्या करते थे, अंडर द टेबल पैसा ले लेते थे, काला धन ला दिया ना, लोगों को 15 लाख मिल गया। हुआ क्या, रोक दिया गया क्या? उस चीज को भी समझना होगा ना। नहीं, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। 6,000 करोड़ से ऊपर इनके चंदा ले लिए लोग। नहीं, ठीक है। पूजा जी कुछ कहना चाह रही थी। पूजा जी जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं जो है जो राजनीतिक विश्लेषण में बार बार मुझे इनसे परेशानी इसीलिए हो रही है क्योंकि ये बीजेपी की प्रवक्ता से बात करें, मैं बार बार बोल रही हूँ ड्यू रेस्पेक्ट, अगर ये उस चीज के लिए बैठे हो तो प्लीज प्रॉपर एक एनालिसिस दीजिए ना। आपसे और ज्यादा होप हो जाती है जब अगर डिबेट कोई जनता देख रहा होता है तो उनको और होप हो जाती है कि आप इंडिपेंडेंट जो है देंगे, किसी एक पार्टी का प्रवक्ता जैसे बात नहीं करेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता है, शी इज देयर टू पुट हर पॉइंट, और हम है सपा के प्रवक्ता, हम करेंगे। आपसे एक इंडिपेंडेंट जो है डिसीजन देखा जाता है कि आप क्या बोल रहे हो। आप कह रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करो, जिसको सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है वो गलत है। और जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रही है, आप फिर मैडम अभी कानपुर में 2 बेटियों ने आत्महत्या कर लिया। रिसेंट की जो न्यूज है कि 2 बेटियों ने आत्महत्या कर लिया, उनके पिता ने आत्महत्या कर लिया। कितने रेप होते थे, क्या होते थे, आप सब भूल गए क्या? उनको न्याय नहीं मिला। आपने सरकार देख के भी रेप एनालाइज करते हैं। आपने क्या अगर जॉब दिए होते तो आपको उससे दिक्कत ये हो रही है क्योंकि मैं प्रॉपर बात रख पा रही हूँ। आप सारा धन जो है अपने पास रखिए, उसके बाद में जो है आप कह रहे हो, आप कैसे खुद को जो है प्राउडली बोल सकते हो? आप कह रहे हो विश्लेषण के तरीके से बैठे हुए। द मोमेंट यू आर मैडम आप पहले अपने डाटा दुरुस्त करिए, उसके बाद दूसरे से लड़ने किसी की बात रखिए ना, उठा के आप वो प्रवक्ता का वो नहीं तमगा हासिल कर लेंगे। ये तरीका बीजेपी आपको हिंदी नहीं आती तो हिंदी की डिबेट में मत बैठिए ना। ठीक है, ऐसे नहीं, एक दूसरे को नीचे नहीं, देखिए आप लोगों से उम्मीद नहीं की जाती ना। ये आप डिबेट नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं। एक दूसरे पे निजी हमले प्लीज मत करिए। आप लोग सभी हमारे लिए सम्मानित है। ये इस तरह से ये डिबेट किस स्तर को गिराता है? नहीं, ये तरीका नहीं है। प्लीज पूजा जी, निवेदन है आपसे। नहीं, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज सांत्वना जी आपसे भी। ये तरीका नहीं है हमारी डिबेट करने का। हम बहुत शालीनता के साथ डिबेट करते हैं। किसी पे नहीं करना, कोई नहीं करेगा।
एक दूसरे को मैंने बीच में बोला ना, मैंने कोई पर्सनल ठीक है अटैक ठीक किया। है ठीक है, कोई नहीं करेगा, एक दूसरे पे मैंने दीजिए, हमने नहीं पर्सनल अटैक नहीं किया हुआ है, मैंने बस बोला कि आप काउंट करो बीजेपी ठीक प्रवक्ता है जैसे। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी आपत्ति हो नेहा सकती जी, है, सबके मैं अपने हमेशा विचार आती होते हैं। रही हूँ, बिल्कुल हो पर मैंने सकता है, कभी आप बताइए, ठीक है, लेकिन हमेशा किसी मैंने पे कभी ऐसा पर्सनल बोला हो, अटैक कभी ऐसे रिएक्ट किया हो। मुद्दे की बातें करिए, चलिए पूजा जी मुद्दे पे रहिए, मुद्दे की बात करेंगे, जी, ठीक है बिल्कुल मुद्दे पे ही रहेंगे। ठीक है अनीता जी, एक सेकंड में आ रही हूँ, पूजा जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपको। हाँ, आप जब मैं बीजेपी कह रही थी हमने जो है भला किया। नीता जी आ रही हूँ, नीता जी आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक एक करके बात करेंगे ना। नीता जी जवाब, मैं नीता जी हमें जवाब देंगी हाँ। कि जो कानपुर में रेप हुआ, रेप होने के बाद में बेटियों ने आत्महत्या किया, उनके पिताजी ने आत्महत्या किया, और ये इसी महीने की घटना है, इस पे क्या हुआ? एक जो है व्यक्ति जाता है थाने में अपना FIR कराने के लिए और वो आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसका FIR नहीं होता, ये भी इसी महीने की घटना है। आपने इस पे क्या किया? 69,000 जो अभ्यर्थी हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अभी तक भी वो आंदोलन में थे, आपने क्या किया? आपने MSP की गारंटी देने का वादा करके MSP नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आपने क्या किया? आप हमें ये बताइए कि जो है, जो आपके शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, संजय ने कहा था कि 5 लाख नौकरियां जो है अभी वैकेंसी बची हुई है, फिर 5 लाख और ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक आखिरी सवाल, नीता जी जल्दी से आप जो कहना चाहते थे अपने बात कह लीजिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही सभ्य और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने तरीके से कहने का अधिकार है। हाँ। तो अगर सपा की प्रवक्ता किसी पे अगर लांछन लगाती है तो गलत बात है। नहीं, जी आगे निकलते हैं ना, उन सब चीजों से आगे निकलते हैं, सब मूव कर चुके हैं, सब मूव कर चुके हैं। यही कहना चाह रही हूँ, मुझे भी आजादी है, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मुझे भी आजादी है, हमारी भाजपा सरकार राहुल गांधी है और लोग सबको अपनी बात कहने की पूरी आजादी है मैम, तभी इस खास कार्यक्रम का नाम ही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसीलिए इस खास कार्यक्रम का नाम ही लोकतंत्र है। यहाँ पे सभी को अपनी बातें कहने का पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।